नमस्ते। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में आंकड़ों का। सांख्यिकी की क्या उपयोगिता है, सांख्यिकी का क्या महत्व है, सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं, सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। हम लोगों के कोर्स में पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा आंकड़ों का आलेखीय, रेखीय एवं आलेखीय निरूपण, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं प्रयोग विधियों या प्रविधियों द्वारा प्राप्त एवं संकलित आंकड़ों को समझना और उनके विभिन्न निष्कर्ष निकालना, सांख्यिकी विधियों उनके विभिन्न निष्कर्ष निकालना, सांख्यिकी विधियों निमित्त संदेश को पहुंचाने के लिए आंकड़ों को आवृत्ति वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। आप सभी जानते हैं जब आंकड़े प्राप्त होते हैं तो वो रॉ डाटा के रूप में प्राप्त होते हैं, कच्चे अनऑर्गेनाइज्ड आंकड़ों के रूप में प्राप्त होते हैं। उनको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, उसको क्रम से, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, या फिर एक वर्गंतराल के रूप में लेकर उसको किया जाता है। तो आंकड़ों के आलेखीय निरूपण क्या है? सर्वेक्षण या प्रदोष द्वारा संकलित जो आंकड़ों होते हैं उसको जब हम ग्राफ के रूप में दिखाते हैं तो ग्राफ में आलेखीय निरूपण कहा जाता है। आलेखीय निरूपण कहा जाता है। सांख्यिकियों ने भी आलेखीय निरूपण निर्माण के कई सिद्धांत बताए गए। कई सिद्धांत दो अक्ष उसमें रहते हैं, एक OX अक्ष और एक OY अक्ष रहता है। आलेखीय निरूपण का महत्व क्या है? अब महत्व में की चर्चा करेंगे तो आलेखीय निरूपण के महत्व में आलेखीय निरूपण निम्न कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला है ये आकर्षक होता है। आलेखीय चित्र आकर्षक होता है, आकर्षक, सुंदर और रुचिपूर्ण होता है, और इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों को अनेक तथ्यों की जानकारी दे देते हैं। क्योंकि जब आलेख के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह एक चित्र के रूप में होता है, और चित्र के रूप में देखने से ये छात्रों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है। और दूसरा है सरल और बुद्धिमय, सिंपल और इनएलिजिबल। आलेखीय चित्रण सांख्यिकी गणना की अपेक्षा अत्यधिक सरल एवं बुद्धिगम्य होता है। जबकि बड़ी सांख्यिकी सारणियाँ जटिल एवं परेशान करने वाली होती हैं। आलेखीय निरूपण रुचिकर होता है और रुचिकर के साथ साथ आकर्षक भी होता है। यह आकर्षक भी होता है। अगला है एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। आलेखीय निरूपण की सहायता से एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, और जो आंकड़ों के वर्गीकरण एवं सारणीयन द्वारा प्राप्त होती है। और अगला है समय और श्रम की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सांख्यिकी गणना अत्यधिक दुरुस्त एवं परिश्रमी होती है, अतः निष्कर्ष निकालने में इससे श्रम और समय की बचत होती है। ठीक है। और इसके महत्व में आगे है तुलना में सहायक, इससे तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होती है। आलेखीय चित्र की सहायता से या दो से अधिक समूहों की तुलना में भी सहायता मिलती है। ये आलेखीय निरूपण का महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा
इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ। ग्राफ से हम जल्दी समझ पाते हैं। इसके पश्चात आलेखीय निरूपण की समस्याएं। क्या समस्या है? समस्याएं या सीमाएं या दोष, दोष भी इसे कहते हैं, सीमाएं या दोष। तो आलेखीय निरूपण की सीमाएं अथवा दोष की चर्चा करते हैं तो पहला और दोष है कि आलेखीय चित्रण की सहायता से सामान्य दिशा और प्रकृति का ही ज्ञान संभव होता है। व्यक्तिगत भेदों या सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन करके इसके द्वारा न संभव है और न वैज्ञानिक दृष्टि से ही संभव है कि सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया जा सकता। पहला दोष इसका है कि बहुत कुछ लगभग के रूप में, अप्रॉक्स के रूप में माप के चला जाता है। तो आलेखीय निरूपण की सहायता से रचना से सामान्य दिशा और प्रकृति का भी ज्ञान संभव होता है। व्यक्तिगत भेदों या सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन इसके द्वारा न संभव है और न ही वैज्ञानिक दृष्टि से ये ठीक है। दूसरा इसकी सीमाएं है, दूसरा सीमा दोष है। इसकी सीमा आलेखीय चित्रण द्वारा केवल सीमित और संकुचित ज्ञान ही उपलब्ध हो सकता है। आलेखीय चित्रण द्वारा केवल सीमित और संकुचित ज्ञान ही उपलब्ध हो सकता है। विशेष विश्लेषणात्मक व्याख्यान के लिए यह उपयुक्त नहीं है। अगला, आलेखीय चित्रण किसी न किसी पैमाने के आधार पर बनाए जाते हैं। आलेखीय चित्रण किसी न किसी पैमाने के आधार पर बनाए जाते हैं और प्रत्येक अध्ययनकर्ता इन पैमानों को निश्चित नहीं कर सकता। केवल वही लोग कर सकते हैं जो अभ्यासपूर्ण होते हैं। और आलेखीय चित्रण जिस पैमाने के आधार पर बनाया जाता है, यदि इन पैमानों को थोड़ा भी परिवर्तित कर दिया जाए, इन पैमानों को थोड़ा भी चेंज कर दिया जाए तो कई बार ग्राफ का अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है, ये भी एक दोष है, ये भी एक सीमा है इसकी कि आलेखीय चित्रण जिस पैमाने के आधार पर बनाया जाता है, यदि इन पैमानों को थोड़ा भी परिवर्तित किया जाए तो कई बार ग्राफ का अर्थ ही बदल जाता है। अगला है विशिष्ट आलेखीय चित्रण साधारण व्यक्तियों की समझ से बाहर होता है। साधारण व्यक्ति ऐसे आलेखीय चित्रण का भ्रांतिपूर्ण अर्थ लगाता है। दोषों में महत्वपूर्ण दोष है कि ओनली एक्सपर्ट कैन यूज, जो इसके विशेष जानकार रखते हैं वही इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आलेखीय निरूपण के हम लोगों के महत्व की चर्चा की और आलेखीय निरूपण की सीमाओं की चर्चा की। आलेखीय निरूपण के महत्व में पहला महत्व है कि यह आकर्षक होता है। आलेखीय चित्र सुंदर तथा रुचिपूर्ण होते हैं और इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों को अनेक तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हैं और ये छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ग्राफ बनाकर आकर्षित करते हैं। दूसरा, सरल और बुद्धिमत्ता, सिंपल एंड इनएलिजिबल। आलेखीय चित्रण सांख्यिकी गणना की अपेक्षा अत्यधिक सरल एवं बुद्धिगम्य होता है और जबकि बड़ी सांख्यिकी सारणियाँ जटिल एवं परेशान करने वाली होती हैं। पहला आकर्षक होता है, दूसरा जटिलता को ये सुगम बनाता है, आसान बनाता है। तीसरा है, एक ही दृष्टि से आंकड़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नॉलेज अबाउट द डाटा एट ए ग्लांस। आलेखीय चित्रण की सहायता से एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है और आंकड़ों के वर्गीकरण एवं सारणियन द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला, समय और श्रम की भी बचत होती है। सांख्यिकी गणना अत्यधिक दुरुस्त एवं
श्रम साध्य होता है। अतः निष्कर्ष निकालने में समय और श्रम की बचत होती है। अतः निष्कर्ष निकालने में समय और श्रम की बचत होती है। अगला है माध्य बहुलक और परसेंटाइल ज्ञात करने में भी आलेख सहायता प्रदान करता है। इसके तुलनात्मक अध्ययन में भी यह सहायक होता है। आलेखीय चित्र की सहायता से दो या दो से अधिक समूहों की तुलना में भी सहायता मिलती है। इसके पश्चात आलेखीय निरूपण की सीमाएं। आलेखीय निरूपण की क्या क्या सीमाएं हैं अथवा आलेखीय निरूपण की क्या क्या दोष हैं। पहला है, आलेखीय निरूपण की रचना से सामान्य दिशा और प्रकृति का ही ज्ञान संभव हो पाता है। व्यक्तिगत भेदों या सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन इसके द्वारा ना तो संभव है और ना ही वैज्ञानिक दृष्टि से ये सही भी है। दूसरा, आलेखीय चित्रण द्वारा केवल सीमित और संकुचित ज्ञान ही उपलब्ध हो सकता है, किंतु व्याख्या के लिए यह कतई उपयुक्त नहीं है। तीसरा, आलेखीय चित्रण किसी न किसी पैमाने स्केल के आधार पर बनाए जाते हैं। जब प्रत्येक अभ्यासकर्ता इन पैमानों को निश्चित नहीं कर सकता। केवल वही लोग कर सकते हैं जो अभ्यासित होते हैं, जिन्हें इसके बारे में ज्ञात होता है। अगला दोष है आलेखीय चित्रण जिस पैमाने के आधार पर बनाए जाते हैं, यदि इन पैमानों को थोड़ा भी परिवर्तित कर दिया जाए तो कई बार ग्राफ का अर्थ ही बदल जाता है। इसके पश्चात विशिष्ट आलेखीय चित्रण साधारण व्यक्तियों की समझ से बाहर होते हैं। साधारण व्यक्ति ऐसे आलेखीय चित्रण का भ्रांतिपूर्ण अर्थ लगाते हैं। क्लियर है? तो आलेखीय निरूपणों के प्रकार में पहला प्रकार है स्तंभाकृति, हिस्टोग्राम बनाया जाएगा। ये हिस्टोग्राम भी कहते हैं या फिर इसको आयताकार चित्र भी कहते हैं। हिस्टोग्राम स्तंभाकृति या आयताकार चित्रण। इसके पश्चात दूसरा है आवृत्ति बहुभुज से तात्पर्य है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तीसरा संचयी बारंबारता वक्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ग। इसमें बारंबारता के पश्चात संचयी बारंबारता ज्ञात किया जाता है और संचयी बारंबारता की सहायता से आलेख का निर्धारण किया जाता है। पहला हुआ आयत चित्र या स्तंभाकृति या हिस्टोग्राम। दूसरा आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तीसरा संचयी आवृत्ति वक्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और चौथा तोरण अथवा संचयी प्रतिशत वक्र, ओगीव और क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। और पांचवा वृत्त चित्र से तात्पर्य पाई डायग्राम। छठा दंड या स्तंभ आलेख, बार डायग्राम। और सातवां तुलनात्मक दंड आलेख, तात्पर्य कंपैरेटिव बार डायग्राम। तो पहले चर्चा करेंगे हम लोग आयत चित्र या फिर स्तंभ आकृति। बताया, स्तंभ आकृति या आयत चित्र की चर्चा करेंगे। इसमें बताया स्तंभ आकृति को ही आयत चित्र कहा जाता है। स्तंभ आकृति हिस्टोग्राम को ही आयत चित्र
कॉलम डायग्राम भी कहा जाता है। हिस्टोग्राम शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। हिस्टोग्राम दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। हिस्टो का अभिप्राय है ऊपर की को खड़ी हुई कोई वस्तु। हिस्टो का अर्थ है ऊपर को खड़ी हुई कोई वस्तु, समथिंग सेट अपराइट, तथा ग्राम का तात्पर्य है खींचना, ड्राइंग। सांख्यिकी में ऐसे आयत रेक्टेंगल्स हैं जो वर्गांतर की आवृत्तियों को दर्शाते हैं, हिस्टोग्राम कहलाते हैं। और स्तंभाकृति के और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सांख्यिकी में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। In statistics, histogram is a graph. Histogram is a graph that represents the class frequencies in a frequency distribution by vertical rectangles. Okay. In statistics, histogram is a graph that represents the class frequencies in a frequency distribution by vertical rectangle। स्तंभाकृति के स्टेप्स की चर्चा करते हैं, क्या क्या उसके सोपान हैं या चरण हैं, उसकी चर्चा करें। पहला चरण है कि सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर दो सरल रेखा इस प्रकार से खींचते हैं कि जो एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटे। कटान बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा खड़ी अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहकर संबोधित किया जाता है। क्लियर। सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर दो सरल रेखा खींचते हैं जो एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती है। कटान बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा खड़ी अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहकर संबोधित किया जाता है। दूसरा ओ एक्स रेखा पर एक चिन्ह लगा देते हैं जो यह सूचित करता है कि सुविधा के लिए वाई एक्सिस को दाईं ओर हटा लिया गया है, क्योंकि वर्ग विस्तार में शून्य नहीं है। क्लास जो रेंज है उसमें शून्य नहीं है। वर्ग विस्तार की वास्तविक सीमा ओ एक्स रेखा पर तथा आवृत्तियों को वाई रेखा पर अंकित करती है। क्लियर है। वर्ग विस्तार की वास्तविक सीमा को ओ एक्स रेखा पर तथा आवृत्तियों को वाई रेखा पर अंकित करती है। वर्ग विस्तार तथा आवृत्तियों को अंकित करने के लिए उचित पैमाना लेते हैं। इस पैमाने का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो ग्राफ निर्मित हो उसमें ओ एक्स से ओ वाई की ऊंचाई कम ही रहे। जैसे फर्स्ट वर्ग विस्तार बराबर 1 वर्ग विस्तार बराबर 10 छोटे खाने। 1 वर्ग विस्तार बराबर 10 छोटे खाने। क्लियर है। 1 वर्ग विस्तार बराबर 10 छोटे खाने। क्लियर। और एक आवृत्ति बराबर 5 छोटे खाने। एक आवृत्ति बराबर 5 छोटे खाने। और अंत में ओ एक्स भुजा पर अंकित प्रत्येक वर्ग विस्तार के आधार पर उससे संबंधित आवृत्ति के बराबर ऊंचाई वाले आयत निर्मित करते हैं। इस प्रकार को आलेखीय चित्र को इस स्तंभाकृति कहते हैं, जैसे निम्नलिखित स्तंभाकृति कहते हैं। क्लियर है। दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दूसरा
आवृत्ति बहुभुज। पॉलीगॉन का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बहुकोण। पॉलीगॉन का शाब्दिक अर्थ बहुकोण, मेनी एंगल्स होता है। सांख्यिकी में इस वक्र को आवृत्तियों को प्रदर्शित करने वाला बहुभुज, सांख्यिकी में इस वक्र को आवृत्तियों को प्रदर्शित करने वाला बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज आवृत्ति होती है जो अनेक भुजाओं से घिरी हो, तथा जिसके अनेक कोण हो। सिम्पसन और कोनका ने आवृत्ति बहुभुज के संदर्भ में कहा है कि बहुभुज का अर्थ उस रेखाचित्र से है। बहुभुज का अर्थ उस रेखाचित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या वह रेखाचित्र जिनमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? तो पॉलीगॉन का शाब्दिक अर्थ बहुकोण होता है। सांख्यिकी में इस वक्र को आवृत्तियों को प्रदर्शित करने वाला बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज आवृत्ति होती है जो अनेक भुजाओं से घिरी हो तथा जिसमें अनेक कोण हो। आवृत्ति बहुभुज का अर्थ उस रेखाचित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्ति की अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन is a figure bounded by a number of straight line representing the frequencies. Clear? Frequency polygon is a figure bounded by a number of straight line representing the frequencies. Clear है? इसके बाद इसके स्टेप्स की हम चर्चा करते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आवृत्ति बहुभुज से तात्पर्य है आवृत्ति बहुभुज, इंग्लिश में होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का अर्थ होता है आवृत्तियों को प्रदर्शित करने वाला। पॉलीगॉन का अर्थ बहुकोण होता है। पॉलीगॉन का शाब्दिक अर्थ बहुकोण होता है। सांख्यिकी में इस वक्र की आवृत्तियों को प्रदर्शित करने वाला बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज आवृत्ति होती है जो अनेक भुजाओं से घिरी हो या जिसके अनेक कोण हो। बहुभुज आवृत्ति होती है जो अनेक भुजाओं से घिरी हो तथा जिसके अनेक कोण हो। बहुभुज का अर्थ उस रेखाचित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन is a figure bounded by a number of straight lines representing the frequencies. जैसे आवृत्ति बहुभुज की रचना के सोपान, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहला, दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर इस प्रकार खींचा जाता है कि दोनों एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री पर काटें। क्लियर है? सर्वप्रथम दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर इस प्रकार खींचा जाता है कि वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर काटें। कटान बिंदु को O से सूचित किया जाता है। और पहला काम हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। पहला हमारा काम है कि सर्वप्रथम दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर इस प्रकार खींचते हैं कि वे एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटते हैं और कटान बिंदु को O से सूचित करते हैं।
समुचित समुचित पैमाना मानकर वर्ग विस्तारों को OX पर तथा आवृत्तियों को OY अक्ष पर अंकित किया जाता है। तीसरा, इनमें वर्ग विस्तारों के मीड वैल्यू जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदुओं को के ठीक ऊपर चलकर वर्ग विस्तारों की आवृत्तियों को अंकित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु से पूरे वर्ग विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार अंकित बिंदुओं को मिलाने से आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। क्लियर है? ये दो की हम लोगों ने चर्चा की। पहले आवर्ती बहुभुज और एक स्तंभाकृति जिसे आयतचित्र कहा जाता है। स्तंभाकृति को आयतचित्र कॉलम डायग्राम से भी संबोधित किया जाता है। हिस्टोग्राम शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। हिस्टो का अर्थ ऊपर की खड़ी हुई कोई वस्तु, समथिंग सेट अपराइट, तथा ग्राम का तात्पर्य है खींचने से तात्पर्य ड्राइंग से। सांख्यिकी में ऐसे चित्र रेक्टेंगल जो वर्गांतर की आवृत्तियों को दर्शाते हैं हिस्टोग्राम कहलाते हैं। सांख्यिकी में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। In statistics, histogram is a graph that represents the class frequency in a frequency distribution by vertical rectangle. Okay. इसके स्टेप्स कौन से हैं? इसके स्टेप्स हैं, नंबर 1, सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर दो सरल रेखाएं इस प्रकार से खींचते हैं। इस प्रकार से खींचते हैं कि जो एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती है, और फिर कटान बिंदु को O से सूचित करते हैं। क्षैतिज रेखा को X एक्सिस तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को जो वर्टिकल लाइन से उसको Y एक्सिस से संबोधित किया जाता है। OX रेखा पर एक चिन्ह लगा देते हैं जो ये सूचित करता है कि सुविधा के लिए Y एक्सिस की दाईं ओर हटा दिया गया है, क्योंकि वर्ग विस्तार में शून्य नहीं है, और वर्ग विस्तार की वास्तविक सीमा को OX रेखा पर तथा आवृत्तियों की OY रेखा पर अंकित करते हैं। वर्ग विस्तार तथा आवृत्तियों को अंकित करने के लिए उचित पैमाना लेते हैं। इस पैमाने का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो ग्राफ निर्मित हो उसमें OX से OY की ऊंचाई कम ही रहे। जैसे एक वर्ग विस्तार इक्वल टू 10 छोटे खाने, एक आवृत्ति बराबर 5 छोटे खाने। एक वर्ग विस्तार इक्वल टू 10 छोटे खाने, एक आवृत्ति बराबर 5 छोटे खाने। अंततः OX भुजा पर अंकित प्रत्येक वर्ग विस्तार के आधार पर इससे संबंधित आवृत्ति के बराबर ऊंचाई वाले आयत निर्मित करते हैं। इसके पश्चात इस प्रकार बने आलेखीय चित्र को हम स्तंभाकृति हिस्टोग्राम भी कहते हैं। दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, जिसकी चर्चा भी की हमने। आवृत्ति बहुभुज से तात्पर्य आवृत्ति बहुभुज को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का शाब्दिक अर्थ बहुकोण होता है। और सांख्यिकी में इस वक्र की आवृत्तियों को प्रदर्शित करने वाला बहुभुज कहा जाता है। सांख्यिकी में इस वक्र की
आवृत्तियों को प्रदर्शित करने वाला बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज आवृत्ति होती है जो अनेक भुजाओं से घिरी हो तथा जिसमें अनेक कोण। क्लियर है? बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं। बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Frequency polygon is a figure bounded by a number of straight lines representing the frequencies. Clear? Frequency polygon is a figure bounded by a number of straight lines representing the frequencies. और फिर आवृत्ति बहुभुज की रचना के सोपान, कंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नंबर 1, सर्वप्रथम दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर इस प्रकार खींचा जाता है कि वे एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटते हैं। कटान बिंदु को O से सूचित किया जाता है। दूसरा समुचित पैमाना मानकर वर्ग विस्तारों को OX पर तथा आवृत्तियों को Y अक्ष पर अंकित किया जाता है। क्लियर है? आवृत्ति बहुभुज की रचना के सोपान, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में नंबर 1, सर्वप्रथम दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर इस प्रकार खींचा जाता है कि वे एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटते हैं और कटान बिंदु को O से सूचित किया जाता है। समुचित पैमाना मानकर वर्ग विस्तारों को OX पर तथा आवृत्तियों को Y अक्ष पर अंकित किया जाता है। इनमें वर्ग विस्तारों के मध्य बिंदुओं के ठीक ऊपर चलकर वर्ग विस्तारों की आवृत्तियों को अंकित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु ही पूरे वर्ग विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार अंकित बिंदुओं को मिलाने से आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। क्लियर है? इसके पश्चात संचयी बारंबारता आवृत्ति रेखा चित्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, संचयी बारंबारता आवृत्ति रेखा चित्र। संचित या संचयी बारंबारता संचयी आवृत्ति वक्र में वर्गांतरों की संचयी आवृत्तियों को वर्गांतरों की उचित सीमाओं पर प्रदर्शित किया जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र की सहायता से वह सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं तथा एक प्राप्तांक विशेष के नीचे कितनी आवृत्तियां हैं। संचयी आवृत्ति रेखा चित्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। संचित या संचयी आवृत्ति वक्र में वर्गांतरों की संचयी आवृत्तियों को वर्गांतरों की उच्च सीमाओं पर प्रदर्शित किया जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र की सहायता से यह सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं तथा एक प्राप्तांक विशेष के नीचे कितनी आवृत्तियां हैं। एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं और एक प्राप्तांक विशेष के नीचे कितनी आवृत्तियां हैं। संचयी आवृत्ति रेखा चित्र के निर्माण के सोपान, इसकी स्टेप्स की हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर? पहले हम लोगों ने चर्चा की संचयी आवृत्ति रेखा चित्र क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वह वक्र है जो संचित या संचयी आवृत्ति वक्र में वर्गांतरों की संचयी आवृत्तियों को वर्गांतरों की उच्च सीमाओं अपर लिमिट पर प्रदर्शित किया जाता है।
जो अपर लिमिट होता है उसमें उसको नोटिस कर कर उस पर ग्राफ बनाया जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र की सहायता से यह सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं तथा एक प्राप्तांक विशेष के नीचे कितनी आवृत्तियां हैं। इसकी स्टेप्स की चर्चा करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर्वप्रथम तालिका में दी गई आवृत्तियों के संचय आवृत्तियों में बदल देते हैं। सर्वप्रथम तालिका में जो भी फ्रीक्वेंसी दिया गया होगा उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकाल देते हैं। पहले बाएं तरफ वर्ग अंतराल रहता है, क्लास इंटरवल, उसके दाएं तरफ आवृत्ति रहती है। आवृत्ति का पहला काम रहता है उसको संचयी आवृत्ति के रूप में उसका रूपांतरित करते हैं, संचयी आवृत्ति में बदल देते हैं। सर्वप्रथम तालिका में दी गई आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में बदल दिया जाता है। दूसरा, OX अक्ष पर वर्ग विस्तार अंकित करते हैं। और तीसरा, OY अक्ष पर संचयी आवृत्ति को अंकित करते हैं। चौथा, प्रत्येक संचयी आवृत्ति को प्राप्तांक की उच्चतम सीमा पर अंकित करना चाहिए। इसके बाद अंकित बिंदुओं को सरल रेखा से मिला देना चाहिए। तो ये हुआ संचयी आवृत्ति रेखाचित्र के निर्माण के सोपान। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। पहला, सर्वप्रथम सर्वप्रथम तालिका में दी गई आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में बदल देते हैं। OX अक्ष पर वर्ग विस्तार अंकित करते हैं और इसके पश्चात OY अक्ष पर संचयी आवृत्ति को अंकित करते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक संचयी आवृत्ति को प्राप्तांक की उच्चतम सीमा पर अपर लिमिट पर अंकित करना चाहिए। इसके बाद अंकित बिंदुओं को सरल रेखा से मिला देना चाहिए। क्लियर? तो ये हम लोगों ने चर्चा की आवृत्ति बहुभुज, अस्तंभाकृति, संचयी आवृत्ति रेखाचित्र। अगला है संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगी। संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण वह रेखाचित्र है जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत आवृत्तियों में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम सीमाओं जो अपर लिमिट है पर प्रदर्शित किया जाता है। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये चौथा संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व और ओगी। संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण वह रेखाचित्र है जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत आवृत्तियों में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम सीमाओं अपर लिमिट पर प्रदर्शित किया जाता है। तोरण वक्र की सहायता से प्रतिशतांक, परसेंटाइल और प्रतिशतांक क्रम, परसेंटाइल रैंक ज्ञात किए जा सकते हैं, जो कि संचयी आवृत्ति रेखाचित्र द्वारा संभव नहीं हो पाता है। क्लियर है? संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण वह रेखाचित्र है जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत आवृत्तियों में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम सीमाओं अपर लिमिट पर प्रदर्शित किया जाता है। और तोरण वक्र की सहायता से प्रतिशतांक, परसेंटाइल और प्रतिशतांक क्रम, परसेंटाइल रैंक ज्ञात किया जाता है, जो कि संचयी आवृत्ति रेखाचित्र द्वारा संपन्न नहीं होता। परसेंटाइल L0 + n/100 - f/CF/I इस फॉर्मूला से परसेंटाइल ज्ञात करते हैं। संचयी प्रतिशत वक्र के सोपान जो स्टेप्स हैं, पहला है सर्वप्रथम संचयी आवृत्तियों को संचयी प्रतिशत आवृत्तियों में बदलते हैं।
इसमें तो इससे पहले 1/n ज्ञात किया जाता है और फिर प्रत्येक वर्ग विस्तार की संचयी प्रतिशत आवृत्ति ज्ञात करने के लिए उस वर्ग विस्तार की संचयी आवृत्ति तथा 100 से 1/n के मान में गुना करते हैं। संचयी प्रतिशत आवृत्ति और 1/n इंटू संचयी आवृत्ति इंटू 100 और वर्ग विस्तारों को x पर तथा संचयी बारंबारता प्रतिशत आवृत्तियों को y अक्ष पर अंकित करते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ग विस्तार से संबंधित संचयी प्रतिशत आवृत्ति को उस वर्ग की उच्चतम सीमा पर अंकित किया जाता है। ये संचयी प्रतिशत वक्र है। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें पहले इसका महत्व आलेखीय निरूपण के क्या महत्व है, क्या इसकी सीमाएं हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। इसके पश्चात आलेखीय निरूपण के महत्व और सीमाओं की चर्चा के पश्चात आलेखीय निरूपणों के प्रकार में पहला स्तंभाकृति, दूसरा स्तंभाकृति हिस्टोग्राम, दूसरा आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तीसरा संचयी बारंबारता रेखा चित्र क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और चौथा हम लोगों ने चर्चा की संचयी प्रतिशत वक्र या त्वरण। ठीक है, इन चारों का अध्ययन आप लोग कर लेंगे और अगली कक्षा में अगले क्लास में हम लोग वृत्त चित्र की चर्चा करेंगे। वृत्त आलेख में जब एक वृत्त के रूप में जब हम लोग आंकड़ों का निरूपण एक वृत्त के रूप में करते हैं तब उसका जो निर्माण होता है वो वृत्त चित्र। और वो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की आलेखीय निरूपण के सीमाएं, आलेखीय निरूपण के महत्व, आलेखीय निरूपण के प्रकार, स्तंभाकृति, आयतचित्र, त्वरण, संचयी आवृत्ति और संचयी प्रतिशत वक्र या त्वरण। अगली कक्षा में हम लोग वृत्त चित्र की चर्चा करेंगे। थैंक यू।